वो दानव राजा ने वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन कब्र पर एक भी शब्द नहीं लिखा था। शायद ये आने वाली तबाही की चेतावनी थी और उसका इससे कोई संबंध था। आखिर ये जगह कब ढहेगी? ये तुम्हारा है। दानव राजा के नेतृत्व में किन मुंह और बाकी लोग निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वे प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहे थे। खोज के दौरान किन्मु को एक छोटे से गांव में कढ़ाई वाला कपड़ा और अधूरा लकड़ी का घोड़ा मिला। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, शायद यही उसकी जन्मभूमि थी। बदले की भावना लिए किन्मु दानव राजा के साथ आगे बढ़ता गया। वहां हर जगह जीवन के निशान और टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े थे। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी। उस उजड़े हुए गांव की गहराई में लोगों को आखिरकार खोए हुए जंगल का सिरा दिखाई दिया। वहां पेड़ों पर फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। चारों तरफ की जगह लगातार बदल रही थी, मानो अलग अलग आयाम आपस में मुड़ रहे हों। हर बदलाव के साथ आसपास का दृश्य भी बदल जाता। कभी वीरान जंगल, कभी तपता रेगिस्तान, कभी समुद्र की लहरें, तो कभी तारों भरा आसमान। हर परिवर्तन के साथ अलग शक्ति फूट पड़ती। उन आयामों में छिपी रहस्यमयी ऊर्जा सक्रिय हो रही थी। अचानक फूटी शक्ति से बूढ़ी औरत चिल्लाई, मेरी कमर, कमर ही टूट गई। क्या तुमने मेरी बूढ़ी हालत नहीं देखी? मेरी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रही और मेरा आधा शरीर अभी अभी वापस जुड़ा है। अगर फिर टूट गया तो ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा। तभी बूढ़ी औरत के मुंह से एक भारी आवाज निकली। आवाज ठंडी थी, लेकिन उसका शरीर अब टिक नहीं पा रहा था। मेरा शरीर छोड़ दो। ये देखकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। बाद में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। कोई उस बूढ़ी औरत के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। दानवी शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ का स्थान मानो किसी देवता द्वारा नियंत्रित हो। हर दिशा एक अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वे जिस दिशा में मुड़ते वही शक्ति सक्रिय हो जाती। लेकिन ये केवल 6 दिशाएं नहीं थी, वहां कुल 108 आयाम थे। अचानक उनके पैरों के नीचे का दृश्य बदल गया। वे असीम सितारों वाले आकाश में तैरने लगे। वे चमकते सितारे असली नहीं थे। वे दरअसल विशाल दर्पण थे, जिनसे रोशनी परावर्तित हो रही थी। तेज चमक उनकी ओर टूट पड़ी। तभी एक तलवार ने आसमान को चीर दिया। चमकती रोशनी उनके शरीर के पास से गुजरी, लेकिन उनकी जगह अभी भी सुरक्षित थी। ड्रैगन आ गया। वो तारों भरे आकाश के दूसरी ओर से आया। ड्रैगन सितारों से लड़ता हुआ तेजी से उड़ रहा था। उसकी आवाज़ गूंज उठी। ड्रैगन तुरंत उनकी ओर बढ़ा, लेकिन एक किरण ने उसे दूर फेंक दिया। वो पता नहीं कहाँ जा गिरा। तभी ली तियानशिंग की आवाज़ सुनाई दी। दानव राजा तुरंत पीछे हट गया। बदलती हुई जगहें एक निषिद्ध जाल में फंसी थीं। 3 लोग और ड्रैगन अलग अलग दिशाओं में हट गए। वे सभी अलग आयामों में कैद हो गए। बूढ़ी औरत ने देखा कि सब फंस चुके हैं। उसने जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद भी फंस गई। ड्रैगन ने भी इस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह भी इस निषिद्ध स्थान में फंस गया। इस 108 आयामी संरचना का केंद्र कहीं और था। तभी किन्मु ने चारों दिशाओं को ध्यान से देखना शुरू किया। ड्रैगन और बूढ़ी औरत दूसरी दिशा में दिखाई दिए। कभी कभी वे एक ही आयाम में मिल जाते। इससे साबित हुआ कि यह जगह लगातार घूम रही थी। गणना में पहले ही त्रुटि आ चुकी थी। किन्मु लगातार इसका रहस्य समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन गणना के बाद भी एक छोटा अंतर बच गया। वही छोटा अंतर इस पूरी जगह के ढहने का कारण बन सकता था। तभी जगह बदलकर ज्वालामुखी में बदल गई। ली तियानशिंग की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये निषिद्ध स्थान कब टूटेगा? लगभग 24,000 साल बाद। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, तुम्हारे लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। सबने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। किन्मु घबरा गया और चिल्लाया, अंदर मत आना, तुम इस तलवार की शक्ति नहीं सह पाओगे। दानव राजा ने मुझे किसी को ढूंढने में मदद करने का वादा किया था। अब अपना वादा पूरा करो। क्या आप उन्हें बचाने के लिए इस प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं? ये एक विशेष स्पेस फॉर्मेशन तकनीक है। 109 स्थानों को मोड़कर 108 स्पेस लेयर बनाई गई हैं। दिखने में 108 है, लेकिन असल में 109 है। बाहर से आने वाली आवाज़ शायद उसी देवता की है जिसने यह तकनीक बनाई। उसे अंदाजा नहीं था कि छुपी पेड़ के पीछे कुछ निशान रह जाएंगे। ये तकनीक 24,000 साल बाद अपने आप टूट जाएगी। अगर 109वां स्थान मिल जाए तो इसे तोड़ना मुश्किल नहीं। प्रतिबंध के अंदर मौजूद लोग एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। ये इंसान कमाल का है, एक नज़र में रहस्य समझ गया। सच में बहुत भरोसेमंद है। बताओ, तुम्हारे पास कौन सा बेकार खजाना है? जल्दी निकालो। मैं 109वें स्थान में घुस गया। 109वें स्थान में एक जोड़ने वाला बिंदु घूम रहा था। अचानक एक गियर फंस गया। तभी किन्मु की आवाज़ सुनाई दी, क्या यह वही खजाना है जो गोल्डन पैलेस से मिला था? तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारी किस्मत आसमान छू रही है। तभी सबने देखा, एक चमकता मोती उड़ता हुआ आया। उस मोती के अंदर पहाड़ और नदियों की छवि दिख रही थी, जैसे उसके अंदर पूरा संसार समाया हो। मोती ने आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आसमान में पहाड़ों और नदियों की तस्वीर गायब हो गई। सावधान हो, शीशा टूटते ही बाहर की शक्ति अंदर आ जाएगी। अचानक जोरदार कंपन होने लगा। स्पेस की परतें टूटने लगीं। धरती, पानी, हवा, आग सब उथल पुथल हो गए। भयंकर ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। ऊर्जा चारों तरफ फूट पड़ी। अंदर के लोग अपनी रक्षा तकनीक इस्तेमाल करने लगे।
वे पूरी ताकत से उस ऊर्जा का सामना कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि ऊर्जा सीधे उन पर हमला नहीं कर रही थी, वरना वे सब खत्म हो जाते। अगर हमला सीधा होता तो उनकी हड्डियां तक उड़ जाती। किन वो जंगल के सामने खड़ा था। अचानक विस्फोट जैसी लहर उठी और सारे पेड़ उड़ गए। चारों तरफ धूल भर गई। धड़ाम। चार परछाइयां दिखाई दी। वे जमीन पर घिसटते हुए गड्ढे बना रहे थे। किन्नू ने सिर हिलाया, इतनी उम्र हो गई फिर भी चैन नहीं। तभी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। कोई आधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। ड्रैगन उसके ऊपर लड़ा रहा था। एक विशाल बुद्ध प्रकट हुआ और सुनहरी कमल खिल उठी। बुद्ध कमल पर पैर रखकर धीरे धीरे उतरा। कमल गायब हुई और बुद्ध एक बूढ़े आदमी में बदल गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन बाकी लोगों से उसकी हालत बेहतर थी। सब लोग उठकर उसे देखने लगे। वे सच में उस स्पेस तकनीक से जिंदा बाहर आ गए थे। हालांकि वे घायल थे, लेकिन जान बच गई। लोगों ने देखा कि किन्नू दूर खड़ा है। गांव का लड़का सिर हिलाते हुए खड़ा था। उसके सामने एक घमंडी आदमी भी खड़ा था। बड़ा लोहे वाला आदमी अपनी कमर झुकाकर खड़ा था, जैसे किसी का स्वागत कर रहा हो। उसके पीछे मोटा ड्रैगन उनिंदा लग रहा था। उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। मोयर, तुम यहाँ कैसे? बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा। इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए? तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। उससे थोड़ा दूर रहो। बूढ़ी औरत को लगा उसमें दैत्य शक्ति है। कभी भी वह नियंत्रण खो सकता है। सावधान रहना, वह तुम पर हमला कर सकता है। बूढ़े की आवाज में दानवी शक्ति भरी थी। मैं पूर्व पंथ प्रमुख हूं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खुद सामने वाला प्रमुख रह चुका हूं। तभी बूढ़ी औरत की आवाज अचानक बदल गई। दानव राजा किन्नू की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा ये लोहे वाला आदमी काम का निकला। इसका नाम क्या है? दानव राजा ने आगे बढ़कर पूछा। पिछली बार ऐसा आदमी नहीं देखा था। सच में कमाल है। बदसूरत ड्रैगन बहुत गुस्से में था। ये दानव संसार का सबसे शक्तिशाली संत है। कृपया हमें इस मुसीबत से बचाइए। दानव राजा हंस पड़ा। क्या गांव का मुखिया और वैद्य भी यहाँ आए हैं? सबने सिर हिलाया। हम उनके छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे, लेकिन हमें वे कहीं नहीं मिले। शायद वे साथ ही हों। गुरु और कानून रक्षक भी गायब है। वो आदमी हमेशा अपनी मर्जी करता है। लगता है उसके लिए अकेले संभालना मुश्किल होगा। इतनी खतरे वाली जगह पर तुम फिर भी हमारे लिए आ गए। चिन्मू ने कहा, तुम लोग घर लौटकर नया साल नहीं मनाओगे और इधर उधर भटक जाओगे तो क्या होगा? मैं तो तुम्हें ढूंढने ही आया हूँ। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। डेमन किंग रास्ता दिखाएगा। तुम लोग इधर उधर मत भागो। बूढ़े और बुजुर्गों का एक झुंड। सब लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। डेमन किंग घायल और कमजोर बूढ़ों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। इस गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत है। फिर से अपंग गांव क्यों कहा जाता है? डेमन किंग समझ गया कि असली अपंगता शरीर की नहीं, मन की है। चाहे इसे अपंग गांव कहा जाए। गांव के जवान लोगों के पास परिवार और बच्चे हैं, इसलिए बूढ़ा शब्द बस नाम भर रह गया है। बूढ़ी माँ के पति का शरीर पहले ही टूट चुका था। हाथ पैर सही होने के बाद भी बूढ़ी औरत का दिल टूट चुका था। अपन गांव में सिर्फ दवा बनाने वाला वैद्य और बूढ़ा बा लौंग ही सच में शारीरिक रूप से कमजोर थे। उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। लेकिन डेमन किंग नहीं जानता था कि अपन गांव के लोगों के लिए शरीर की कमी असली दुख नहीं थी। असली बीमारी उनके दिल के अंदर छिपी हुई थी। गांव का मुखिया अपने सिद्धांत और जिम्मेदारी को पूरा न कर पाने के कारण हमेशा पछतावे में जी रहा था। वैद्य अपने ऊपर चढ़े एहसानों और भावनात्मक बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाया। उसका चेहरा ठीक हो जाने के बाद भी वह लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंधे व्यक्ति के गिरने की वजह सिर्फ उसकी आंखें नहीं थी। बूढ़ा माँ अपने हाथ ठीक हो जाने के बाद भी पत्नी और बच्चों की मौत के दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। वह अपनी पत्नी के पागलपन को कभी माफ नहीं कर सका। बालोंग के पुराने देश और उसके रहस्यमय अतीत ने उसके दिल में गहरा घाव छू दिया था। उनके मन की कमजोरी ही उनकी असली अपंगता थी। वे सब अपने दुख भरे अतीत में फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यही अपन गांव के अस्तित्व का असली कारण था। अगर उनके पाले हुए बच्चे बाहर भागकर न गए होते तो गांव के लोग चुपचाप वहीं रह जाते और अपनी मौत का इंतजार करते हुए खुद के लिए कब्र खोद लेते। चिन्मू के आने से उनके दिल फिर से जी उठे, लेकिन वह भी उनके अतीत के दर्द को पूरी तरह मिटा नहीं सका। शरीर की विकलांगता से ज्यादा डरावनी दिल की विकलांगता होती है, और उससे बाहर इंसान को खुद ही निकलना पड़ता है। दुनिया का डेमन किंग बहुत कुछ समझता था। यहाँ तक कि अंधे व्यक्ति जैसा ज्ञानी भी उसकी समझ की गहराई से प्रभावित हो गया। खासकर लकड़ी पर बने उस रहस्यमय चित्र ने डेमन किंग को पूरी तरह चौंका दिया। वे लोग जंगल के किनारे तक पहुंच चुके थे। आगे सिर्फ 2 मील का रास्ता बचा था, लेकिन इन 2 मील को पार करने में भी डेमन किंग को आधा दिन लग गया। आखिरकार वे बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। बूढ़ी औरत ने अचानक कहा, अगर गांव के लोग नए साल पर वापस नहीं पहुंचे तो त्योहार अधूरा रह जाएगा। उसके पति ने लाल आंखों से कहा, चाहे जिंदा मिले या मरे हुए, हमें गांव के मुखिया और वैद्य को ढूंढना ही होगा। शायद वे मर चुके हों, फिर भी हमें उन्हें वापस लेकर आना होगा ताकि नया साल साथ मना सकें। आगे अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ टूटी हुई वियोध धरती बची थी। वहां जमीन का नामो निशान नहीं था, बस जंगल का अंत दिखाई दे रहा था। चिन्मू चट्टान के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। उसने देखा कि सामने दूसरी तरफ भी एक जंगल मौजूद है।
चिन्मु हैरान था कि पहाड़ पर उगे पेड़ जमीन के बिल्कुल सीधा कैसे खड़े हैं। डेमन किंग चट्टान से नीचे कूद गया और आवाज लगाई। वह आराम से खड़ा हो गया। वह दीवार जैसी खड़ी चट्टान पर ऐसे चल रहा था जैसे समतल जमीन हो। उसने कहा, यहाँ की सील मेरी सोच से भी ज्यादा जटिल है। यह कई घरों से मिलकर बनी संरचना है जिसने वुयो गांव को बंद कर रखा है। यहाँ की चुंबकीय शक्ति को नियंत्रित किया गया है। तुम लोग पास आकर देखो, देखते ही सब समझ में आ जाएगा। चिन्मो ने सावधानी से पैर बढ़ाया और अचानक उसे पैरों के नीचे खिंचाव महसूस हुआ। वह नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन उसने पाया कि वह चट्टान पर ही खड़ा है और उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। उसकी नज़र में बूढ़ी औरत और बूढ़ा माँ चट्टान पर सीधे खड़े थे, जबकि वह खुद जमीन पर था और डेमन किंग समतल भूमि पर खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने चारों तरफ देखा। उसका दिल कांपा जब उसने सामने एक और जंगल को जमीन के लंबवत खड़ा देखा। आसमान की दूसरी दिशाओं में भी सूखे जंगल दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य बेहद अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के टुकड़ों ने मिलकर एक विशाल खोखला गोला बना दिया हो। लेकिन ध्यान से देखने पर वह साधारण खोखला गोला भी नहीं लग रहा था, बल्कि सैकड़ों अलग अलग घनों से बना विशाल ढांचा प्रतीत हो रहा था। और उसके बीचों बीच वो योग गांव मौजूद था। हर घन में हजारों मील का जंगल समाया हुआ था। हर सतह एक अलग दुनिया जैसी लग रही थी। यह शक्ति उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। यहाँ तक कि यानकांग देश जैसे महान लोग भी शायद इसकी कल्पना न कर पाते। दुनिया में ऐसा भी कोई महान व्यक्ति है जिसने यहाँ के चुंबकीय नियम बदल दिए। अंधा व्यक्ति भी आगे बढ़ा और खिंचाव को महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे पूरे वोयो गांव का रास्ता बंद कर दिया गया हो और सिर्फ एक ही निकास छोड़ा गया हो। जिस रास्ते से वे आए थे वही असली बाहर निकलने का मार्ग था। यह सब इसलिए बनाया गया था ताकि गांव के लोग बाहर न जा सके। बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर ऊपर देखा। टूटा हुआ वोयो गांव शांति से हवा में तैर रहा था और अभी भी उनसे बहुत दूर था। गांव का मुखिया और वैद्य शायद उसी जगह के अंदर चले गए थे। डेमन किंग ने ऊपर देखते हुए कहा। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, वापस लौट चलो। हवा में मौजूद निषेध शक्तियां बहुत जटिल हैं। तलवार उड़ाकर पार करना आसान नहीं होगा। मुझे गणना करनी पड़ेगी, तभी सही रास्ता समझ आएगा। इसमें शायद 30 से 50 साल लग जाएं। अगर मैं अपने असली शरीर में होता तो जल्दी कर सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ की मोहरों को समझने में 1-2 साल लगते। ये शक्तियाँ तुम्हारे बस की नहीं हैं। अगर वे लोग ज़बरदस्ती वो गांव के अंदर उड़कर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद मर जाएंगे। वो बड़बड़ा रहा था कि पूरा ये क्षेत्र श्रापित भूमि के नियमों से घिरा हुआ है। ऐसे संसार में जीना सच में बहुत कठिन है। गुरुजी, अगर आपने मुझे इस दुनिया में बुलाया होता तो मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आता। ये दुनिया बहुत अजीब है। गांव के मुखिया शायद बच जाएं, वह बूढ़ा कुछ भी कर सकता है। मजाक मत करो, लेकिन अगर सच में मेहनत की जाए तो ये किया जा सकता है। रुको, तुम लोग देखते रहो। वो यूशियांग। लोग सिर उठाकर वो यूशियांग को देखने लगे। विशाल जहाज भले ही टूट चुका था, लेकिन उसमें अब भी भव्यता दिखाई दे रही थी। डूबते सूरज की चमक और अंधेरे में डूबता आकाश दिखाई दे रहा था। टूटी पर्वत चोटियां और विशाल मशीनें मिलकर अजीब दृश्य बना रही थीं। पूरा शहर जैसे एक साथ जोड़ दिया गया हो। वह जहाज इतना विशाल था कि तुलना ही नहीं की जा सकती थी। सूरज और चांद की नौकाएं भी उसके सामने कुछ नहीं लग रही थीं। किसी ने कहा, आकाश में जो सूरज है वह कृत्रिम है लेकिन बहुत विशाल। वो यूशियांग का शहर और वह जहाज मिलकर और भी भव्य लग रहे थे। सूरज और चांद की नौकाओं से सैकड़ों गुना बड़ा। क्या सच में इतना विशाल जहाज हो सकता है? किसी ने घबराकर कहा, उस अंधेरे सूरज को देखो। वह सूरज शायद इस जहाज का ऊर्जा स्रोत है। इतना बड़ा भट्ठा मैंने कभी नहीं देखा। दैत्य राजा भी यह देखकर हैरान रह गया। यह जहाज आखिर किस काम के लिए है? इसे क्यों सील किया गया? यह कहना मुश्किल है। यह जहाज लोगों को ढोने के लिए बनाया गया था, लोगों को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ड्रैगन बेटे ने कहा, इस जहाज का अपना उद्देश्य है। वो यूशियांग, अगर किसी का लक्ष्य नहीं हो तो वह यहाँ क्यों आएगा? अगर यह वो यूशियांग नहीं है तो असली मंजिल क्या है? सब लोग चुप हो गए। गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर वह और भी गंभीर हो गया। वो यूशियांग, उनकी बातें सही लगती हैं। इतना बड़ा जहाज यूं ही नहीं बनाया गया होगा। इसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। इस जहाज की मंजिल शायद असली वो यू गांव ही हो। लेकिन इस जहाज को दुश्मनों ने खोज लिया था। जहाज को सील कर दिया गया। लोग भागने की कोशिश करने लगे। कई सालों बाद मुश्किल से रास्ता खोला गया। अंधेरे के राक्षस भी वो यू गांव को खोज रहे थे। यह जगह असली वो यू गांव नहीं बल्कि वहां जाने वाला जहाज है। यह असली वो यू गांव नहीं है। किंशु उलझन में था। आखिर मेरी जन्मभूमि कहाँ है? क्या मेरे कबीले के लोग अब भी जीवित हैं? तभी आसमान में चांदी जैसी रोशनी चमकी। एक चांदी की नाव शहर के ऊपर उड़ती दिखाई दी। नाव में 2 बूढ़े और एक युवा लड़का था। वह लड़का कुशलता से नाव चला रहा था। दैत्य राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। उस चांदी की नाव का रास्ता निकालने में दशकों लग गए। वह नाव लोगों को लेकर निषिद्ध क्षेत्र से गुजर रही थी, जैसे कोई मछली पानी में तैरते हुए खतरों से बच रही हो। कुछ देर बाद चांदी की नाव नीचे उतरी और सबके सामने आकर रुक गई। 7:19। तुम्हें उसे उठाने की जरूरत नहीं थी। वो खुद उड़कर नीचे आ सकता था। मुझे इसकी आदत हो चुकी है। किंशु और बाकी लोग जल्दी से आगे बढ़े। टन टन लकड़ी का डिब्बा नीचे रखा गया।
लोग उत्सुकता से उनके पास आ गए। 7:44 सबने उन्हें घेर लिया। हम तुमसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हैं, खासकर दैत्य राजा के बारे में। तुम्हें रास्ते का पता कैसे चला? आकाश में उस शहर में आखिर तुमने क्या देखा? क्या वो यू गांव में अभी कोई जीवित है? तभी गांव का मुखिया उठ खड़ा हुआ। आखिरकार हमें तुम्हारा उपनाम पता चल गया। वैद्य ने अपनी थैली से कई चीजें निकाली। उन सब पर एक ही शब्द लिखा था, किन। वैद्य मुस्कुराया। उस शहर में ऐसी बहुत सी चीजें थीं। इन निशानों को देखो। किंशु अचानक पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद अब मैं सच जान पाऊं। शायद वहां तुम्हारा जन्मस्थान और तुम्हारे माता पिता अब भी मौजूद हों। वे शायद अभी भी जीवित हैं। वे उसी रास्ते से वापस लौट गए। गांव लौटकर किंशु अपने कमरे में गया। उसने उस पुराने कपड़े को उठाया जिस पर कढ़ाई की हुई थी। वो पहली बार यहाँ आने की बात याद करने लगा, लेकिन उसके मन की उथल पुथल को समझ पाना मुश्किल था।